ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय पाखी में। और जो आज की हमारी वीडियो रहेगी वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेड ही रहेगी। पिछली वीडियो में हमने क्या था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जनरल जो स्टडी की थी वो थी, और आज की टॉपिक जो हमारा रहेगा वो होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के टाइप्स को लेकर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग मेनली दो प्रकार की होती है, एक होती है इंटरमोलिक्यूलर और एक होती है इंट्रामोलिक्यूलर। और जो हम जो पढ़ेंगे वो है इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आइए स्टार्ट करते हैं। उस स्टार्ट करने से पहले हम एक बार रिकैप कर लेते हैं पिछली वीडियो का। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम किसे कहते थे, जब दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे कि ये फ्लोरीन है हाइड्रोजन, यहाँ पे फ्लोरीन हाइड्रोजन, फ्लोरीन और हाइड्रोजन, जब बॉन्ड दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हाइड्रोजन से जुड़े हों, इनके बीच क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। क्योंकि इनमें क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के कारण इस पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज, इस पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होगा, और इस पे क्या होगा, पार्शियली नेगेटिव चार्ज। और ये डिफरेंट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये क्या होगा, एक डिफरेंट चार्ज होने के कारण अट्रैक्शन फोर्स जनरेट हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें भी डेल पॉजिटिव एंड डेल नेगेटिव। इसी प्रकार से हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगातार चलती रहेगी। जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जो हमने एग्जांपल किसी वीडियो में भी कराया था, ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ही एग्जांपल है। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसे कहेंगे जब दो डिफरेंट मॉलिक्यूल, देखिए यहाँ पे ये एक पूरा एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल, ये तीसरा मॉलिक्यूल। जब अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होगा उसे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे। और इंट्रामोलिकुलर मेनली तो हमें वो नेक्स्ट वीडियो में हमें पूरी डिटेल स्टडी उसकी करनी है, पर एक बार इसमें डिफरेंस समझने के लिए समझ लीजिए कि इंट्रामोलिकुलर उसे क्या कहेंगे, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो एक ही मॉलिक्यूल्स के द्वारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जाएगी। ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन। ये है ऑर्थोक्लोरोफिनोल, ऑर्थोक्लोरोफिनोल। ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है इसमें, इस पे डेल नेगेटिव चार्ज, इस पे भी डेल नेगेटिव चार्ज, इस पे क्या होता है, डेल पॉजिटिव चार्ज। ये डिफरेंट जो चार्ज है ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मेशन करेंगे और हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण होगा। ये क्या फॉर्मेशन हुआ, हाइड्रोजन बॉन्ड का। इसमें एक ही मॉलिक्यूल्स के द्वारा हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, इसे क्या कहेंगे, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हमारा जो आज का मेन जो टॉपिक है वो है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसमें हम उसके फैक्ट्स, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन मेनली पूछे जाते हैं उस पर बात करेंगे। जो ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसमें क्या होंगे, एटम हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन से एक दूसरे के पास आएंगे और जो एटम है उनका एसोसिएशन हो जाएगा। एटम के जब एसोसिएशन होता है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण तो मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आ जाते हैं। क्या होगा इसमें, एसोसिएशन। और अब हम बात करते हैं कि मेनली जो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को लेके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वाटर को लेकर तो मेनली 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि जो नंबर 1 कि
जो H2O है वो तो लिक्विड फॉर्म में मिलता है एंड H2S है वो गैसियस फॉर्म में मिलता है। उसका रीजन क्या है? एक तो क्वेश्चन ये बनता है H2O और H2S में ये डिफरेंस क्यों है, जबकि ऑक्सीजन और सल्फर सेम ही ग्रुप के एलिमेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो वाटर को लेकर बनता है वो होता है कि द डेंसिटी ऑफ आइस इज लेसर देन वाटर। दूसरा क्वेश्चन ये होगा कि आइस है और जो वाटर है सेम ही मॉलिक्यूल से मिलके बने हुए हैं, फिर भी उसमें डेंसिटी का डिफरेंस क्यों है, क्यों डेंसिटी डिफरेंस होता है उसमें। और थर्ड जो क्वेश्चन वाटर को लेकर बनता है वो होता है कॉन्ट्रैक्शन को लेकर। नेक्स्ट होगा कॉन्ट्रैक्शन को लेकर कि जब हम आइस को 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं तो जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन क्यों हो जाता है, संकुचन, जिसे हिंदी में कहेंगे संकुचन क्यों हो जाता है। आइए हम सबसे पहले जो इससे रिलेटेड फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसका आंसर देखते हैं कि H2 है वो लिक्विड फॉर्म में क्यों मिलता है जबकि H2S नहीं, और ये सेम ही ग्रुप के एलिमेंट हैं, फिर भी उनमें ये चेंजेस क्यों हैं। H2O है उसमें ऑक्सीजन जो है उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.5, H2O एंड H2S को लेकर। जो ऑक्सीजन है उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो होती है 3.5 और वही जो सल्फर होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.5। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब 3 से 4 के बीच लाई करेगी तभी हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और साइज क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए जो एटम का है। तो सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए और साइज भी बड़ा है ऑक्सीजन से, जिसके कारण जो सल्फर है ये हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करेगा और ऑक्सीजन क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। और अभी जैसे मैंने बताया जब हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है इसमें क्या होगा, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड का जब फॉर्मेशन होता है तो एटम्स का क्या होता है, एसोसिएशन। देखिए ऐसे OH ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, जिसमें क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो ये मॉलिक्यूल है डिफरेंट। इसमें देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, इसी प्रकार से इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन के कारण एटम्स क्या होंगे, एक दूसरे से के पास आ जाएंगे, उनका एसोसिएशन हो जाएगा। यही रीजन होता है कि सल्फर हमें गैसेस फॉर्म में मिलता है जबकि H2O लिक्विड फॉर्म में मिलता है नॉर्मल कंडीशन में। अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो वाटर को लेकर है कि जो डेंसिटी है वो आइस की क्यों कम होती है। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, द डेंसिटी ऑफ आइस
lesser than water। देखिए जो आइस होंगे वो अपनी क्रिस्टलीय स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस करती है जिसके कारण उसमें वॉइड का फॉर्मेशन होगा। आइए हम स्ट्रक्चर बना के दिखाते हैं आइस की। ये 4 मॉलिक्यूल जो मैंने बनाए हैं इसमें क्या होगा, देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। इस हाइड्रोजन, देखिए ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, इसके बीच क्या होगा, ये हाइड्रोजन, इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। इसी प्रकार से इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। इसी प्रकार से इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड। आइस क्या करेगी, जब वो अपनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगी वो अपनी स्ट्रक्चर इस प्रकार चेंज करेगी कि बीच में क्या बन जाएगा, एक होल बन जाएगा। होल बनने से क्या होगा, जो इसका साइज है यानी इसकी वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि बीच में क्या हो गया, होल जनरेट हो गया है। और हम जानते हैं डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी मास वॉल्यूम। मास जितना ज्यादा होगा डेंसिटी उतनी ही ज्यादा होगी और वॉल्यूम जितना ज्यादा होगा डेंसिटी उतनी ही कम होगी। यहाँ पे क्या हो गया, होल जनरेट होने के कारण वॉल्यूम इंक्रीज कर गई। वॉल्यूम इंक्रीज करेगी, देखिए वॉल्यूम इंक्रीज करेगी तो क्या होगा, डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी। डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसका रीजन क्या है, जो आइस की जो क्रिस्टलीय स्ट्रक्चर जो होगी उसमें वॉइड या होल जनरेट हो जाता है। एक और क्वेश्चन होता है कि एक जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा या फिर कितने हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। देखिए ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। एक मॉलिक्यूल पूछा गया कि एक मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। इसको थोड़ा को एक बार हटा देते हैं, इस तरफ से मिला देते हैं। देखिए ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन एंड ये हाइड्रोजन। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं तो वो क्या करेगा, यहां पर भी ये क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड ये फॉर्मेशन की कर लेगा और वही दूसरी तरफ एक और हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है ये, क्योंकि इसके पास क्या है, लोन पेयर, 2 लोन पेयर, जिसके कारण इसने ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया है। और अब ये 2 हाइड्रोजन है, ये भी डिफरेंट वाटर के मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, ये बना लिया इसने हाइड्रोजन बॉन्ड। इसी प्रकार से ये भी ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। और कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि एक वाटर का मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करता है तो वो 4 हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। और अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कॉन्ट्रैक्शन को लेकर कि 0 डिग्री से 4 डिग्री तक जब हम वाटर को हीट करेंगे तो उसमें कॉन्ट्रैक्शन क्यों होने लगता है, उसका रीजन क्या है। There is a contraction
in a water when from 0 degree Celsius up to 4 डिग्री सेल्सियस। देखिए आइस है, जो हमने भी बताया आइस है, उसकी वॉल्यूम क्या होती है? वॉल्यूम क्या होगी उसकी? ज्यादा होगी वाटर के बनिस्पत आइस की। 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या ये आइस है, और इसकी जो डेंसिटी है वो कम होती है। कितने पर? 0 डिग्री सेल्सियस पर। जैसे ही हम आइस को हीट करना स्टार्ट करेंगे, आइस को जैसे हम हीट करेंगे, स्टार्टिंग में हीट जैसे 0 से बढ़ानी स्टार्ट करेंगे हम हीट, धीरे धीरे क्या होंगे, जो आइस के जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ना वो क्या होंगे? टूटते जाएंगे। तो वाटर में चेंज होता जाएगा, वो वाटर में चेंज होता जाएगा, और आइस के बीच के जो हाइड्रोजन बॉन्ड था वो ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने से क्या होगा, जो उनमें होल जो जनरेट हुआ था उनके स्ट्रक्चर में, उसकी क्रिस्टलीय स्ट्रक्चर थी जो आइस की, वो होल जो जनरेट हुआ था हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूटने के कारण वो होल खत्म हो जाएगा। होल खत्म होने से क्या होगा, वॉल्यूम कम हो जाएगी उसकी, क्योंकि जो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ था होल जनरेट होने से, अब क्या होगा, जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक हो गई उसकी तो एटम्स पास आ गए हैं, वॉल्यूम डिक्रीज कर गया है। वॉल्यूम क्या करेगा? डिक्रीज कर जाएगा। अगर वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो डेफिनेटली डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी। तो इसका रीजन क्या बनेगा कि हीट करने से हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, जिसके कारण एटम्स एक दूसरे के पास आ जाएंगे। और जो 4 डिग्री सेल्सियस पे है ना, ये जो वॉल्यूम सबसे ज्यादा वॉल्यूम कम किस पे होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पे। डेंसिटी सबसे ज्यादा 4 डिग्री सेल्सियस पे होती है, और वहीं वॉल्यूम सबसे कम होता है। अगर इससे ऊपर हम ले जाएंगे, यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस से जैसे हम ऊपर लेके जाएंगे तो एटम की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से क्या होगा, एटम एक दूसरे से दूर भागने लगेंगे, वो वाष्प में चेंज होने की कोशिश करने लगेंगे। उसमें क्या होगा? एक्सपेंशन। एक्सपेंशन होने लगेगा। दोबारा सुन लीजिए, आइस क्या होगा, उसकी जो क्रिस्टलीय स्ट्रक्चर होगी उसमें वॉइड्स का फॉर्मेशन होता है। वॉइड्स फॉर्मेशन के कारण जो वॉल्यूम होगा वो ज्यादा होगा और डेंसिटी क्या होगी? कम होगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डेंसिटी वॉल्यूम के। जैसे हीट करनी स्टार्ट करेंगे हम 0 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होंगे, और जो वाटर है 4 डिग्री तक जैसे ही हम पहुंचेंगे वहां पे वॉल्यूम जो क्या होगी सबसे कम हो जाएगी, एटम सब पास पास आ जाएंगे, संकुचन होने लगेगा, जिसे हम क्या कह रहे हैं? कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ पे क्या होने लगेगा? कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ पे क्या होने लगेगा? कॉन्ट्रैक्शन। 4 डिग्री सेल्सियस पर क्वेश्चन हो सकता है कितने डिग्री सेल्सियस पर वाटर के मॉलिक्यूल की डेंसिटी सबसे ज्यादा और वॉल्यूम सबसे कम होता है, तो कौन सा टेम्परेचर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा? सबसे ज्यादा डेंसिटी और सबसे कम वॉल्यूम होती है। उससे ऊपर जैसे हम टेम्परेचर ले जाएंगे, काइनेटिक एनर्जी जो है वो एटम की बढ़ने लगेगी और एटम दूर दूर भागने लगेंगे और एक्सपेंशन होने लगेगा। और अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। वाटर को लेकर जितने भी क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं एसिडिक नेचर को लेकर। हम जानते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच बनता है? जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं उन एटम्स के बीच बनता है, जो कोवलेंट बॉन्ड को फॉर्मेशन करते हैं। कोवलेंट बॉन्ड कौन बनाते हैं?
कोवलेंट बॉन्ड वो एटम्स बनाएंगे जो दो नॉन मेटल हो। दो नॉन मेटल के बीच क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अब हम बात करेंगे एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर, हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बनाएंगे, जो नॉन मेटल्स होती हैं। नॉन मेटल क्या करती हैं, वो क्या करती है, कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करती हैं। जब दो नॉन मेटल्स आपस में जुड़ती है तो कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। और कोवलेंट जो ये नॉन मेटल होती है, पी ब्लॉक के ज्यादातर जो एटम्स हैं वो नॉन मेटल होंगे। और जो आयनिक बॉन्ड होते हैं वो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच बनने से बॉन्ड फॉर्मेशन से होगा आयनिक बॉन्ड का। और कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है दो नॉन मेटल के मिलने से। जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं ना, वो इजीली ना वैसे तो डोनेट नहीं करते अपना हाइड्रोजन, बट जो कोवलेंट बॉन्ड भी दो प्रकार के होते हैं, पोलर और नॉन पोलर। पोलर और नॉन पोलर। कोवलेंट बॉन्ड कितने टाइप्स के होते हैं, पोलर एंड नॉन पोलर। एग्जाम्पल के लिए नॉन पोलर जो होते हैं जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होता, जैसे Cl2। और ये क्या है, HCl। पोलर में क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा। देखिए हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.1 और क्लोरीन की होती है 3। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, जिसके कारण जो इनके शेयरिंग इलेक्ट्रॉन होंगे ना, वो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला एटम होता है वो अपनी ओर खींच लेगा। ठीक है। और इसमें क्या होगा, जो पोलर एलिमेंट, पोलर जो कोवलेंट बॉन्ड वाले जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या करेंगे, एसिडिक नेचर शो करेंगे। एसिडिक नेचर एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए, हम लेते हैं, इसमें फाइंड करेंगे HF, HCl, HBr और HI। इसमें से ये बताएंगे कि कौन ज्यादा एसिडिक है। वो एटम ज्यादा, वो मॉलिक्यूल ज्यादा एसिडिक होगा जो इजीली हाइड्रोजन को डोनेट कर दे। इनमें से देखिए, इनमें से हमें ये पता लगाना है कौन अपना हाइड्रोजन इजीली डोनेट कर देगा। फ्लोरीन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, वो तो इजीली हाइड्रोजन को छोड़ने वाला नहीं है। और जैसे जैसे साइज इंक्रीज हो रहा है, जैसे फ्लोरीन से क्लोरीन पे जाएंगे, साइज क्या हो गया, इंक्रीज हो गई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो गई। ब्रोमीन की उससे भी कम, आयोडीन की उससे भी कम होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी कम होगी, जो न्यूक्लियस है वो इतनी पावर के साथ हाइड्रोजन को पकड़ के नहीं रखेगा। तो HI क्या करेगा, इजीली डोनेट कर देगा, यानी सबसे ज्यादा एसिडिक होगा HI, उससे कम HCl और HF तो सबसे कम एसिडिक नेचर शो करेगा। एसिडिक नेचर हम किस आधार पर तय करते हैं, Ka के आधार पर। Ka क्या होता है, आयनिक इक्विलिब्रियम में हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अभी मेनली आप समझ लीजिए, जो इजी हाइड्रोजन डोनेट करता है वो होता है एसिडिक। एक रिएक्शन ली थी, जैसे होगी HF, रिवर्सिबल रिएक्शन है, मान लीजिए H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। इसके लिए हमें क्या करना है, K का मान लिखना है। K क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट। K क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिड का क्या है, ये डिसोसिएशन कांस्टेंट, जिसमें ऊपर क्या आता है, प्रोडक्ट। ये क्या आएंगे, प्रोडक्ट ऊपर आएंगे और जो रिएक्टेंट है वो नीचे आएंगे, H+ और
Cl माइनस, नीचे क्या आ गया HF। इस टॉपिक में आपको बस इतना ध्यान रखना है, K किसका ज्यादा होगा, K उसका ज्यादा होगा जो इजीली हाइड्रोजन डोनेट करते हैं। यही बात मैं आपको समझाई थी, जो इजीली हाइड्रोजन दे दे वो होगा एसिडिक नेचर का, यानी K जिसका ज्यादा होगा वो क्या करेगा, जो H प्लस ज्यादा दे, जल्दी इजी दे, जो इजीली दे, H प्लस इजीली दे दे। तो आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होती है, जिसके कारण वो इजीली हाइड्रोजन डोनेट कर देगा। वही अगर हम K की बात करें तो होता है pKa, ये सब हम आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ेंगे। मेन आप ये ध्यान रखिए pKa, pKa होता है माइनस log Ka। Ka का मान जितना ज्यादा होगा, Ka का मान जितना ही ज्यादा होगा तो pKa का मान उतना ही कम होगा। यानी अगर हम कहें इसमें कि HF का Ka का मान तो सबसे कम है, अब हम देखिए, हम इसमें देखते हैं Ka और pKa का मान किसमें सबसे ज्यादा होगा और किसमें सबसे कम। एग्जाम्पल के तौर पे हम एक रफ डेटा लेते हैं, K और ये क्या है pKa। एग्जाम्पल के तौर पे हमने ले लिया, मान लो इसका होगा K का मान 2, इसका मान लो 3, इसका मान लिया 4, इसका मान लिया 5 है। K का मान सबसे ज्यादा किसका है, HI का। ये सही डेटा नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिए गए हैं। और pKa का होगा, मान लीजिए हो गया 7, 5, 4, 3। जैसे जैसे हम यहां जा रहे हैं तो pKa का मान डिक्रीज होगा। याद रखिए H प्लस जो इजीली डोनेट कर देगा, H प्लस इजीली डोनेट कर देगा, उसके K की वैल्यू ज्यादा होगी। और अगर K की वैल्यू ज्यादा होगी तो pKa की वैल्यू कम होती है, क्योंकि pKa का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस log 10 Ka। ठीक है, माइनस log 10 Ka होता है pKa की वैल्यू। अब हम करते हैं बॉइलिंग पॉइंट। अब हम करेंगे बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर बात। एसिडिक नेचर पे हो गई, अब रह गई हम बॉइलिंग पॉइंट। इस टॉपिक में जो है मेन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में देख लीजिए जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है बॉइलिंग पॉइंट का मान भी इंक्रीज होता है। जितना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट होगा उतना ही ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। बॉइलिंग पॉइंट देखिए, जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट होगा, मैंने समझाया मॉलिक्यूलर वेट जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं हम। मान लीजिए NH3 PH3 ASH3 SBH3 नाइट्रोजन है। ये सब सेम ग्रुप के ही लिए हैं, मैंने जो एटम्स लिए हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक सब इसमें, ये सब मैंने किसमें से लिए हैं, सेम ही ग्रुप से लिए हैं। सेम ग्रुप के होने के कारण देखिए जैसे जैसे हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं, जैसे जैसे हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो उसकी शेल का मान बढ़ता है, उसकी शेल्स बढ़ जाती हैं, उसका मोलिकुलर वेट क्या होता है, इंक्रीज होता है।
ग्रुप में ऊपर से नीचे आने में क्या होता है, मोलिकुलर वेट इंक्रीज होता है। इंक्रीज होता है तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, मोलिकुलर वेट ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, तो यानी सबसे ज्यादा इसका होना चाहिए, सबसे बड़ा तो ये है, मोलिकुलर वेट सबसे ज्यादा इसका है, फिर उससे कम इसका, और फिर उससे कम इसका। बट ऐसा नहीं होता, सबसे ज्यादा ये NH3 क्या होगा, इसमें वेरिएशन होगा और ये पहुंच जाएगा पहले नंबर पर। सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, NH3 का। इसके पीछे रीजन क्या होगा, हम जब पी ब्लॉक पढ़ते हैं तो उसमें आता है कि भाई इसमें वेरिएशन क्यों हुआ, तो उसमें जो रीजन आता है कि भाई इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। बॉइलिंग पॉइंट में क्या होगा, देखिए बॉइलिंग पॉइंट में क्या होगा, जितनी उसे एनर्जी देनी थी पहले एटम्स को बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, बॉइल करने के लिए, वो जितनी एनर्जी पहले दे रहा था वो नॉर्मल बॉन्ड को दे रहा था पहले जो बॉन्ड था। अब उसमें क्या एक एडिशनल बॉन्ड और आ गया, वो क्या हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड। पहले जितनी उसे देनी थी वो हाइड्रोजन, पहले तो उसे उस हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक भी करना है और बाद में जो नॉर्मल उसे जो हीट देनी है उसे वो देनी है, यानी एडिशनल हीट देनी पड़ेगी। जब ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, जितनी ज्यादा हीट देनी पड़ेगी उतना ही ज्यादा क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा। नॉर्मल जितना भी पहले देता था वो, यानी हीट नॉर्मल जितनी भी देनी थी पहले हीट नॉर्मल देनी थी, अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण वो और जुड़ गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण और हीट देनी पड़ेगी, हीट ज्यादा मात्रा में देनी पड़ेगी, जिसके कारण NH3 का मान सबसे ज्यादा होगा, यानी NH3 की बॉइलिंग पॉइंट सबसे हाई होगा। इसी प्रकार से एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें वेरिएशन पाया जाता है, सेम ही रीजन है, उसमें भी क्वेश्चन में आ जाता है कि जैसे आपको इसमें ऑप्शन दे देगा वो और पूछ लेगा सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है, 4 ऑप्शन दे दे एग्जाम में और कह देगा इनमें से बॉइलिंग पॉइंट किसका सबसे ज्यादा है, बाकी सब सेम ही रहेगा, बट चेंजेस किस में होगा, NH3 में। आप सब सोचोगे इसका साइज सबसे छोटा है, नाइट्रोजन क्या सबसे छोटा है, मोलिकुलर वेट क्या होगा, सबसे कम होगा इसका, तो आप सोचोगे मोलिकुलर वेट सबसे कम है तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा, पर ऐसा नहीं है। उसमें क्या हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है NH3। देखिए NH3 किस प्रकार से हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, मान लीजिए ये हाइड्रोजन है, ये नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, इसी प्रकार से बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की, जो कंपटीशन में मेनली पूछा जाता है। नेक्स्ट है H2O, H2S। ये लास्ट एग्जांपल है, रेड पेन से करा रहे थे, खत्म होगी इसकी शायद। देखिए H2O, H2S, H2SE, H2PE। इसमें देखिए ये भी सेम ही ग्रुप के हैं और ये मैंने बढ़ता क्रम लिखा है कि ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाने पे क्या होता है, साइज बढ़ता है। तो सबसे बड़ा साइज किसका है, Te का, ऑक्सीजन का सबसे छोटा साइज है। और मोलिकुलर वेट किसका सबसे ज्यादा होगा, इस मॉलिक्यूल का सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट होगा। तो हमारे माइंड में स्टक करेगा कि भाई सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट इसका है तो बॉइलिंग पॉइंट भी इसका सबसे ज्यादा होगा, और फिर उससे कम इसका, और उससे कम इसका, और H2O तो सबसे छोटा है, सबसे कम मॉलिक्यूलर वेट है इस मॉलिक्यूल का, तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा, होना भी चाहिए था, क्योंकि ये सबसे स्मॉल है तो होना चाहिए था। बट इसमें वेरिएशन क्यों आ गया है, क्योंकि ये H2O है वो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण उसे एक्स्ट्रा हीट देनी पड़ेगी। पहले जो नॉर्मल उसे कोवलेंट जो बॉन्ड ब्रेक करने थे उसके, अब उसके अलावा उसे हाइड्रोजन बॉन्ड और ब्रेक करने पड़ेंगे, जिसके कारण जो ये H2O है उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हो जाएगा और H2O पहले नंबर पर आ जाएगा।
तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? इनमें से अगर एग्जांपल देगा आपको तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट H2O का होगा। इन चारों में से भी वेरिएशन करके आपको एग्जाम में मिलेगा।